ओके बेटे, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चंस आपको कल सॉल्व करवाए थे मैंने। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, जैसे कि आज एक क्वेश्चन है, वी हैव 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। ये 1 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड का, ये 1 माइक्रोफैराड का। अब आपने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप में सॉल्व करने के बाद सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन सुनिए जरा, ये आपकी बुक में भी शायद गिवन है क्वेश्चन, तो वो सुन लें। वी हैव 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। वी हैव 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर। आइडेंटिकल कैपेसिटर से मुराद है कि तीनों की कैपेसिटेंस सेम है। जैसे कि अगर 3 कैपेसिटर्स हैं, इसकी कैपेसिटेंस भी C, इसकी कैपेसिटेंस भी C और इसकी कैपेसिटेंस भी C। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। इन 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को कितनी तरह से कंबाइन किया जा सकता है, कितनी कॉम्बिनेशन इससे बनाई जा सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और आपको इनसे कॉम्बिनेशंस बनानी है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का मैं आपको एक फॉर्मूला पहले बता दूं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर दें और उसका आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पूछ रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला है बेटा, उसका फॉर्मूला ये है 2n-1, 2n-1, where n represents number of कैपेसिटर्स। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखिए, हमें क्या कहा है, कितने आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं? 3, ठीक है। कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है? तो अगर हम ये n, जो n है, n शोज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर्स है बेटा? 3। तो यहां n की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो 2 n की जगह 3 minus 1, 2, 3 minus 1 is equal to 2, 2 into 2 4। तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आएंगी हमारे पास, वो कितनी आएंगी बेटा? 4। यानी कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर से 4 कॉम्बिनेशंस बनाई जा सकती हैं। अब वो 4 कॉम्बिनेशंस कौन सी हैं? चलो भाई, 4 कॉम्बिनेशन में से पहली कॉम्बिनेशन, तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो। सीरीज में C C C, एक कॉम्बिनेशन हो गई। अच्छा, अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? याद है सीरीज में फॉर्मूला क्या था? 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। कर लीजिए इसको सॉल्व। दूसरी कॉम्बिनेशन, तीनों को पैरेलल ज्वाइन कर दो। ये पैरेलल C C C, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे मिलती है? C is equal to C1 plus C2 plus C3। देख लीजिए आंसर क्या आएगा। अब रह गई 2 कॉम्बिनेशन। भाई 4 बनेंगी ना, 4, 2 हो गई। अब 2 तुम खुद सोचोगे बच्चे कि ये 2 कॉम्बिनेशन और क्या होंगे, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन बनेगी। पहली कॉम्बिनेशन क्या होगी? तीनों सीरीज, तीनों पैरेलल। अब 2 कॉम्बिनेशन क्या होगी और उसको कैसे सॉल्व करना है वो आप खुद करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, सॉल्व करके चेक करवा लेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह अगर 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, 4, तो आप n की जगह 4 रखेंगे, 4 minus 1, 3 into 2 6, तो उससे 6 कॉम्बिनेशन बन सकती है। अगर आपके 10 कैपेसिटर हैं आइडेंटिकल, 10, और कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है ये जानना चाह रहे हैं, तो n की जगह 10 पुट करें, 10 minus 1 9, 9 into 2 18 कॉम्बिनेशंस बन सकती है। खैर वो तो फिर बहुत सारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, फिलहाल हम बस 3 पे ही रहेंगे। मैंने फॉर्मूला बता दिया, लेकिन आपसे ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन जो बनवाई जाएंगी वो 3 की बनवाई जाएंगी। हाँ,
ये पूछा जा सकता है कि इतने कैपेसिटर्स हैं तो इनसे कितनी कॉम्बिनेशन बनाई जा सकती है, फॉर्मूला आपके सामने। अब इनको सॉल्व करिएगा, तीसरी और चौथी कॉम्बिनेशन आप मुझे बताएंगे और इनको सॉल्व भी कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, ये कुछ सवाल होगा। एक तो एमसीक्यू में आपके सामने एमसीक्यूज और करवा ये दो एमसीक्यूज बेटे आपके सामने मैंने लिखे हैं और ये दोनों ही एमसीक्यूज लम्स में आ चुके हैं, यानी कि आपके प्रीवियस पास्ट पेपर्स क्वेश्चन है लम्स के, लेकिन ईयर मुझे याद नहीं आ रहा कि किस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, बहरहाल दोनों लम्स के क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2, भाई दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 दूसरे की C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि दोनों कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किया गया है, सीरीज में। ठीक हो गया। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो बताओ उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी। ऑप्शंस आपके सामने। ठीक है, सवाल बड़ा आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भाई दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है, सीरीज में। अब सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वैल्यूज तो है नहीं, वैल्यूज तो नहीं है ना, तो हमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन चाहिए। तो अब देखें इन C1 और C2 के लिए इनका एलसीएम ले लें। अच्छा, इसका एलसीएम कैसे लेंगे, इसका एलसीएम ऐसे लेते हैं, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखें C1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, C1, अच्छा बीच में प्लस है ना, C1 को 1 से मल्टीप्लाई किया C1, बीच में प्लस आ गया, C2 को 1 से मल्टीप्लाई किया C2, और फिर इनको आपस में भी मल्टीप्लाई करना होता है, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। ठीक है, इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करें, तो C1 और C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 1/C। समझे एलसीएम कैसे लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर नीचे रिटर्न्स को आपस में मल्टीप्लाई। सही है। अच्छा, एंड में तो हमें C चाहिए होगा ना, 1/C तो नहीं चाहिए, तो एंड में जाकर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे C बन जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चेक कर ले जरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट वाज द आंसर। ठीक है बेटा, मुश्किल नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, 1 मार्क आपको मिल गया। ठीक है, आप सिलेक्शन के करीब हो गए। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, दो कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटेंस C1 दूसरे की C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया है। ध्यान में रहे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन C1 टू C2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्जेस का रेशियो पूछ रहा है ऑन C1 टू C2। ठीक है, अब देखिए बेटा कैसे कनेक्टेड है दोनों कैपेसिटर्स, पैरेलल। रेशियो पूछ रहा है चार्जेस का, सॉल्यूशन। अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं सोचूं यार कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल लगाते हैं तो हर कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज होता है, वो सेम होता है। ऐसे ही तो दोनों कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, V1 इज इक्वल टू V2। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने कैपेसिटर हो सब पे वोल्टेज सेम होगा। तो दोनों कैपेसिटर दोनों पैरेलल है, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर 1 पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर 2 पर होगा। चलो V1 इज इक्वल टू V2 लिख दिया आपने। अच्छा, फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, याद लिख देता हूं, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब पता नहीं आपको ये याद होगा नहीं याद होगा, मैं याद दिला दूं यार, कैपेसिटेंस में हमने एक फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV। तो V को सब्जेक्ट बनाए, C मल्टीप्लाई करें, अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ओके, अब V1 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, Q1 अपॉन C1, और V2 की जगह क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन C2। ठीक हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्जेस का रेशियो पूछ रहा है स्टोर्ड ऑन C1 टू C2, यानी कि जो चार्ज कैपेसिटर 1 पर स्टोर हुआ है
और जो चार्ज कैपेसिटर 2 पर स्टोर हुआ उनका रेशियो, यानी कि Q1 अपॉन Q2। अब आप एक काम करें, C1 डिवाइड कर रहा है, यहां कर मल्टीप्लाई, Q2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां का डिवाइड, ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाए तो C1 अपॉन C2। तो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो किसके इक्वल आ गया? C1 अपॉन C2 के। देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, अगर वो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन C2 टू C1, C2 टू C1, तो फिर हमें Q2 अपॉन Q1 फाइंड करना पड़ता। Q2 अपॉन Q1, तो हमारा आंसर आता C2 अपॉन C1। गॉट इट? तो ये दो क्वेश्चन भी हमारे हो गए जो एक बड़े आसान से क्वेश्चन से। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं। आइए अब एक टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये टॉपिक गिवन नहीं है, सिंध बोर्ड में टॉपिक नहीं है, पंजाब बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में टॉपिक गिवन है। अच्छा, बात यह है कि सर अगर ये टॉपिक गिवन नहीं है आप क्यों पढ़ा रहे हैं? बात ये यार, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस हवाले से कि डायरेक्ट टॉपिक भले हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से कुछ कंसर्न सवालात हमारे पास पेपर में, मतलब यूनिवर्सिटीज में, अपनी यूनिवर्सिटी से जैसे लम्स करवाऊंगा, लम्स में से क्वेश्चन आया है, मेहरान में से क्वेश्चन आया है। ठीक है। और जो आपके नस्ट हो गई, नम्स हो गया, AKU हो गई, ये जो मतलब जो जिनका टेस्ट यूजुअली पंजाब कंडक्ट कर रहा होता है, नस्ट नम्स वगैरह का, तो ये जो यूनिवर्सिटीज है वहां तो ये बाकायदा टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टॉपिक करवा रहा हूं। ठीक है ना बेटा, बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चले, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि भाई कैपेसिटर का काम क्या होता है। कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस या कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। असल में अगर वो चार्जेस स्टोर कर रहा होता है तो चार्जेस की मदद में वो असल में एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। ठीक है। तो वो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, वो एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कहां स्टोर होती है, व्हाटसोएवर, क्या उसमें चेंजेस आ सकती हैं, उसका हम जिक्र करेंगे। ठीक है ना। चलिए, बात हम शुरू करते हैं यहां से। हमने कैपेसिटर से एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब हमने कैपेसिटर से टॉपिक पढ़ा था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि अगर एक कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज्ड है, बिल्कुल अनचार्ज, इसको कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इज 0, तो उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। अब जैसे जैसे दोनों प्लेट्स पर चार्ज आता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान या कैपेसिटर में चार्ज बढ़ता जाएगा, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। चले, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। फिर मैंने यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया था, तो Q इज इक्वल टू CV आया था, है ना। फिर वो C को सब्जेक्ट बनाया था, तो Q अपॉन V, और इस C को हमने कहा था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। तो ये तो हो गई मैथमेटिकल लैंग्वेज, ये फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का। मैं अक्सर कहता हूं फॉर्मूला इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं। वैसे ये मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अपने पिछले लेक्चर में दे चुका हूं। y एक्सिस पर चार्ज दे रहा हूं, चार्ज का यूनिट कूलम, और x एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं, यूनिट वॉट। क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, एंड दिस स्ट्रेट लाइन मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनके दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए, और उस ग्राफ को ओरिजिन से पास होना चाहिए। अगर वो ओरिजिन से पास नहीं होता तो फिर वो दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहलाती। चलिए, ये ओरिजिन से भी पास हो गया और स्ट्रेट लाइन भी। अच्छा, ओरिजिन से पास होने का रीजन समझ में भी आता है ना यार, कि भाई जब इनिशियली कैपेसिटर में चार्ज नहीं होगा, चार्ज 0 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा ना, तो शुरू में दोनों 0 होंगे, तो डेफिनेटली ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है। अगर अब इस ग्राफ का मैं ग्रेडियंट फाइंड करूं, या जिसको हमने स्लोप बहुत मर्तबा पढ़ा दिया मैंने आपको, ग्रेडियंट स्लोप व्हिच इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। अब राइज पर, ये राइज होता है y एक्सिस पर और ये x एक्सिस पर रन होता है। बताओ राइज पर कौन सी क्वांटिटी है? चार्ज। रन पर कौन सी क्वांटिटी है? v। अब Q अपॉन V देखो किसके इक्वल है? कैपेसिटेंस के।
तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी और दोबारा बता रहा हूं कि जब भी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बना हुआ होगा और आप उस ग्राफ का स्लोप ग्रेडियंट फाइंड कर लोगे तो ग्रेडियंट किस क्वांटिटी को शो करेगा? कैपेसिटेंस को शो करेगा। ठीक हो गया? चलो, एक बात हो गई पूरी। दूसरी बात भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरी बात है इसका एरिया अंडर द कर्व, दिस वन, ये एरिया अंडर द कर्व। भैया अगर किसी को याद नहीं है तो वो चला जाए उस पर, एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने हीट में, वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स, वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। तो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाया था और ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व बताया था आपको, वर्क को शो करता है। ठीक है? तो कभी भी ग्राफ बना होता है तो ग्राफ की दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होता है इसका स्लोप और दूसरा होता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व यानी ग्राफ। समझिए कर्व समझोगे आप, कर्व में कहो तो आप कहोगे सर कर्व तो है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन है। चलो ग्राफ के बच्चा, ठीक है? एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है? अब वो यहां किसको शो करेगा जरा देखते हैं। एरिया अंडर द क्यूवी ग्राफ, क्यूवी क्यू भाई चार्ज और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ है ना, तो एरिया अंडर द क्यूवी ग्राफ रिप्रेजेंट्स, अभी किसको रिप्रेजेंट करता है देखते हैं, रुको भैया। मैंने स्लोप के लिए आपको क्या बताया कि स्लोप किसके इक्वल होता है? राइज अपॉन रन के। और एरिया अंडर द कर्व जो होता है, नहीं ये लिख देता हूं, एरिया अंडर ग्राफ इक्वल होता है राइज इनटू रन के। स्लोप राइज अपॉन रन के इक्वल और एरिया अंडर द ग्राफ यानी ये चीज राइज इनटू रन के इक्वल। अच्छा देखो जरा, राइज पर क्या चीज है? चार्ज क्यू। रन पर क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। तो यानी कि एरिया अंडर द कर्व किसके इक्वल हो भाई? क्यू इनटू वी के। भाई ये बन रहा था क्यू अपॉन वी और ये बन रहा है क्यू इनटू वी। अच्छा अब ये क्यू इनटू वी किसके इक्वल है मुझे समझ में नहीं आया, इसको मुझे एक्सपेंड करने दो। क्यू को क्यू ही रहने दो। वी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। अब पता नहीं आप लोगों को याद होगा नहीं याद होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा था वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ाया था भाई ने, उसमें जाके देख लेना क्योंकि आप लोग भूल बड़ी जल्दी जाते हो। ठीक है? और भूलने की एक वजह ये भी होती है कि आप लोग जो है ना, जब क्लास में आपको लेक्चर दिया जाता है तो बस आप मोबाइल उठा के तस्वीर ले लेते हो बोर्ड की। बस अगर उसको बोर्ड पे लिखो, नोट करो, फिर घर पे जाके भी देखो और उसको फिर लिखो तो आपको याद रहे बातें। ठीक है ना? इसलिए मैं इस चीज के बिल्कुल मुखालिफ हूं कि आप जो है वो क्लास में बैठ के टीचर ने लेक्चर दिया, पूरा बोर्ड भर के बस उसकी पिक ले ली, खत्म। ऐसा नहीं है, लिखना चाहिए ताकि वो चीज आपको याद रहे। खैर भाई, तो Q एज इट इज और V पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क की जगह मैं एनर्जी भी लिख सकता हूं, कोई मसला नहीं है। वर्क की जगह एनर्जी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। Q से Q कट गया तो एरिया अंडर द ग्राफ किसके इक्वल आया बेटा? E यानी कि एनर्जी के इक्वल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बना हुआ होगा, उसका स्लोप फाइंड करोगे तो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा और एरिया अंडर द कर्व फाइंड करोगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को, एनर्जी स्टोर्ड को, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्लियर है बात? चले, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर चार्ज और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ हो, उसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, कैपेसिटेंस मिल जाएगी, उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लेंगे तो एनर्जी मिल जाएगी। ठीक हो गया? अब आगे सुनो भाई, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यानी कि मुझे इस एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है। और हमें पता चल गया अगर एनर्जी फाइंड करनी है तो आप ग्राफ का क्या फाइंड कर लो? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया फाइंड कर लो। भाई ये ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल, आप सबको पता है, छोटी क्लास में आपको बता दिया जाता है ट्राइंगल है, तीन साइड से हैं। ठीक है? ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, ये सुनने वाली बात इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ
ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। स्पेशली प्री मेडिकल स्टूडेंट्स छोटी मोटी क्लासेस में 7 8 स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स होता है उसमें ये बच्चों को बता दिया जाता है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई ट्राइंगल बन रहा है ना, और इसका जो एरिया है बेसिकली एरिया रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बेटा, एनर्जी को। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, यानी तो एनर्जी। अच्छा 1/2 बेटे बेस, इस ट्राइंगल की बेस ये है और बेस पर आपने कौन सी क्वांटिटी ली है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इनटू हाइट। बेटा हाइट है ये हाइट है, यानी कि ये चीज ले लो पहले, दैट इज चार्ज। बेस पर वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस और हाइट पर चार्ज है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया 1/2 VQ। क्या QV? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कभी भी आपको कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की है फाइंड करनी हो तो दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया और दोनों प्लेट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ये दोनों चीजें बता दूं तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए मुझे एनर्जी बता देना। ठीक हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हम खुद बना लेते हैं, ठीक है। वो आप खुद भी बना सकते हो। कैसे? वो भैया Q इज इक्वल टू CV, याद है Q इज इक्वल टू CV। तो E एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Q की जगह क्या पुट कर रहा हूं, CV और इनटू V। सिर्फ Q की जगह मैंने CV पुट किया भाई, अब मल्टीप्लाई करता हूं। E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब आपको चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा। ये फॉर्मूला जब यूज करोगे जब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा। इन द सिमिलर वे एक और फॉर्मूला भी बन सकता है भाई, Q इज इक्वल टू CV है ना, C डिनोमिनेटर में ले आओ तो Q अपॉन C इज इक्वल टू V। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 1/2 Q एज इट इज, V की जगह Q अपॉन C। तो E इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन C। ये फॉर्मूला भी एनर्जी स्टोर्ड का है। ये कब यूज करना है, जब चार्ज पता हो और कैपेसिटेंस पता हो। तो ये तीनों फॉर्मूले आ गए, सही है भाई। अब इनसे बातें जरा मैं और इंपॉर्टेंट बताऊं, ये फॉर्मूले भूलने नहीं है, ये बातें भूलनी नहीं है, मजीद इंपॉर्टेंट बातें से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। बैटरी जो एनर्जी दे रही है कैपेसिटर को वो कितनी दे रही है, QV, और जो कैपेसिटर स्टोर कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 1/2 QV, यानी कि आधी। कुछ समझ में आ रही बात? जो बैटरी एनर्जी दे रही है वो QV है और जो स्टोर हो रही है कैपेसिटर वो हाफ QV है। जैसे कि यूं समझ लो कि मैंने आपको कोई अमाउंट दिया, कोई पैसे दिए, ठीक है ना, ये लो भैया ये 1 लाख रुपए लो और जरा जो है ना वो इस बंदे को देने और जाके दे देना और कहना सर बिलाल ने भेज दे, और तुम उस बंदे को जाके 50,000 रुपए दे दो। अब 50,000 रुपए की तो करप्शन हो गई ना। तो यहाँ भी क्या करप्शन हो रही है कि एनर्जी स्टोर, एनर्जी जो बैटरी का एनर्जी दे रही है वो क्यों भी दे रही है, वो स्टोर हो रही है आधी, तो आधी एनर्जी का करप्शन हो रहा है। अब वो एनर्जी जा कर रही है आधी एनर्जी। तो भाई बात यह है कि जब ये कैपेसिटर चार्ज होता है तो जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनमें हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से तकरीबन आधी एनर्जी आपकी हीटिंग इफेक्ट्स में जाया हो जाती है। तो बैटरी एनर्जी दे तो QV नहीं होती है, लेकिन जो कैपेसिटर स्टोर कर रहा होता है वो हाफ QV स्टोर कर रहा होता है, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात, ये एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा अब ये जो एनर्जी है वो स्टोर कहां हो रही है भाई, ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, कैपेसिटर की दो प्लेट्स है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, सही। अच्छा अगर ये पॉजिटिव प्लेट
प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी बनेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो भाई कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, क्या वो प्लेट्स पर कर रहा है? क्या एनर्जी प्लेट्स पर स्टोर होती है? तो इसका जवाब है नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एनर्जी जो स्टोर होती है वो फील्ड में होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा कि जो स्टोर्ड एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जब भी स्टोर होगी फील्ड में स्टोर होगी, फील्ड से रिलेटेड होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो कभी भी ये सवाल आए कि यार जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा होता है वो कहां स्टोर कर रहा होता है, तो कहेगा फील्ड में। एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो लम्स का टेस्ट हुआ है अभी 2020 लम्स 2020, उसमें सवाल आया कि एनर्जी जो कैपेसिटी स्टोर कर रहा होता है वो कहां कर रहा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। सही है बेटा? और यही इसी किस्म का सवाल मेहरान में भी कोई 4-5 साल पहले आ चुका है। ठीक है बेटा? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा कि अभी लम्स में 2020 में, इसके अलावा मेहरान में इससे क्वेश्चन आया है। एक और क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए आगे डिस्कस करते हैं एमसीक्यू। तो ये एक एमसीक्यू है जो कि 2013 में लम्स में आ चुका है। अच्छा, अब जब ये क्वेश्चन 2013 में आया, ठीक है, तो डेफिनेटली मैंने कहा कि ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से है, और मैंने कहा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपके बुक में नहीं है टॉपिक। तो इस पर कुछ मतलब क्वेश्चन भी राइज हुए थे, इशू आए थे कि अभी ये तो हमारे टॉपिक में नहीं है, क्यों हमें ये क्वेश्चन दिया गया। खैर बहरहाल जब क्वेश्चन दे दिया गया तो दे दिया गया, मतलब उस पर कोई दूसरी बात नहीं हुई। बहरहाल आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। कह रहे हैं a capacitor is charged to the potential difference of 12 volt. A capacitor is charged, पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, ऑब्वियसली बैटरी से किसी से चार्ज किया होगा। कब तक चार्ज किया? जब तक उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, उस वक्त तक चार्ज किया। अच्छा, इट्स प्लेट्स देन कनेक्टेड टू द लैम्प, फिर कैपेसिटर की प्लेट्स को यानी कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दिया? लैम्प से, बल्ब से। बल्ब लाइट अप हो गया। ठीक है, चलो मैं इस तरह से डायग्राम भी बना देता हूं आपके सामने ना। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को मैंने पहले बैटरी से चार्ज किया, और कब तक चार्ज करता गया? जब तक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में कितना वोल्ट ना हो गया? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हो गया, मैंने बैटरी हटा दी, और फिर कैपेसिटर की प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया? एक बल्ब से। तो कैपेसिटर ने, जो कि पहले कितना वोल्ट था? 12 वोल्ट, दोनों प्लेट्स में कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी लैंप को देना शुरू की। कैपेसिटर गिव्स 40% ऑफ इट्स एनर्जी टू द लैंप। कैपेसिटर ने अपनी 40%, 40% एनर्जी किसको दे दी? लैंप को, और लैंप से लाइट अप हो गया। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ? तो अब बताओ, अब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचा होगा? भाई पहले कितना वोल्ट था? 12 वोल्ट जब आपने चार्ज किया, फिर कैपेसिटर को आपने लैंप से कनेक्ट कर दिया, तो लैंप को कैपेसिटर ने 40% एनर्जी दे दी। अगर 40% एनर्जी दे दी तो अब तो इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान 12 वोल्ट नहीं बचा होगा ना। ये तो अंडरस्टूड है कि 12 वोल्ट से कम बचा होगा। कितना बचा है? ऑप्शन आपके सामने। सही, आज इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, कैपेसिटर में अपनी कितनी परसेंट एनर्जी लैंप को दी? 40%। तो बाकी उसके पास कितनी बची? 60%। एक सीधी सी बात है,
एक कोई अमाउंट है उसका 40% मैं आपको दे दूं, 40% टोटल अमाउंट का, तो मैं तो ये कहूंगा कि टोटल अमाउंट का 60% मेरे पास रहा, 40% आपके पास रहा। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं कि यार चलो ठीक है यार, एक बिजनेस हम कर रहे हैं और इसमें जो है वो हम 50-50 उनके शेयर होल्डर हो गए, 50 आपका 50 मेरा, तो 50% मतलब हाफ एक को मिला हाफ दूसरे को मिला। कहीं होता है भाई ठीक है हम बिजनेस कर रहे हैं 40% मेरा 60% आपका, ऐसे ही ना। तो अगर कैपेसिटर ने 40% एनर्जी लैंप को दे दी तो बाकी उसके पास टोटल एनर्जी का कितना अमाउंट बचा, 60%। तो मैं एक बात लिख रहा हूं कि जो कैपेसिटर के पास एनर्जी बची है, कैपेसिटर के पास अब जो एनर्जी बची है ई डैश, वो टोटल एनर्जी का कितने परसेंट बची है, 60%। यानी कि ई डैश इज इक्वल टू 60% ऑफ टोटल एनर्जी। ई डैश क्या है, कैपेसिटर के पास जो अब एनर्जी बची है, रिमेनिंग एनर्जी, और ई क्या है, इनिशियल एनर्जी, ये मेंशन कर देते हैं, रिमेनिंग एनर्जी जो कैपेसिटर के पास बची, और ये इनिशियल एनर्जी। चले अब रिमेनिंग एनर्जी ई डैश, इसका फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है, देख लेना, 1/2 CV स्क्वायर, बस मैंने डैश कर दिया, इज इक्वल टू 60%। भाई परसेंटेज खत्म करना हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 60% को 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 0.6 into E initial energy which is equal to 1/2 CV square। भाई एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 1/2 CV square। लेकिन देखो यहां V डैश है और वहां V है, ये V वो है जो इनिशियल वोल्टेज था जब कैपेसिटर को चार्ज किया था, यानी कि कितना वोल्ट, 12। ये V डैश वो है जो अब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान बचा है ना, जो कि फाइंड करना है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, C से C कैंसिल, अब बचा V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 इंटू V। बेटा V देखो कितना है, 12, 12 का करो स्क्वायर, 0.6 12 का स्क्वायर करके देख लेना, 144 बनेगा। अच्छा V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 को 144 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, शायद 86.6 मेरा ख्याल में ये आ गया तकरीबन, चेक कर लेना। अब दोनों तरफ रूट ले लो, टेक द रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, V डैश इज इक्वल टू 86.6 का रूट लोगे 9.3 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 9.3 वोल्ट। तो अब जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बचा है वो 9.3 वोल्ट बचा है। तो ये आज हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में खत्म हुआ, यानी कि आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक दिया हुआ, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर वो कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा कभी उससे कोई सवाल भी नहीं आया कहीं भी, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा उसको। और वैसे भी जो इस दफा आपका समराइज सिलेबस हुआ है, समराइज, उसमें वो टॉपिक है भी नहीं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। तो लेकिन देखिए, अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करवा रहा, मैक्सिमम आपको हर टॉपिक करवा रहा हूँ, हर टॉपिक करवा रहा हूँ, भले वो समराइज हुआ हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके टॉपिक समराइज सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने करवाया। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स करवाऊंगा। जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो आपकी बुक में नहीं है, ये हमने किया। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का कोई बहुत अच्छा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ना तो मैं करवाता, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर खुद थोड़ा सा पढ़ लेना, ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट, एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अब हम इसकी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थियोरेटिकली हमारे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए